हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय खतरे और मानव जीवन पर इसका प्रभाव। इस टॉपिक में हम नाभिकीय खतरे के बारे में पढ़ेंगे, उसका हमारे स्वास्थ्य पर, जल में रहने वाले जीव, वायुमंडल पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस सारी चीज़ों की जानकारी हमें इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला जो टॉपिक आता है कि नाभिकीय खतरा है क्या। नाभिकीय विस्फोट अत्यधिक रोशनी और गर्मी, नुकसानदायक दबाव तरंग और दूर दूर तक फैलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ का एक विस्फोट होता है जो आसपास कई मीलों तक हवा और पानी और ज़मीन की सतह को प्रदूषित कर देता है। यानी मतलब क्या, ये एक तरह का ऐसा विस्फोट होता है कि जैसे ही विस्फोट होता है तो इसमें से एक तरंग निकलती है और वो तरंग से क्या होता है, आसपास तरंग जहाँ जहाँ जाती है, चाहे वो हवा हो चाहे पानी हो, कहीं भी हो, वो सबको एकदम क्या करती है, प्रदूषित कर देती है। विश्व में लगभग 17% विद्युत ऊर्जा परमाणु संयंत्र से पैदा की जाती है और वहीं हम सब नागासाकी और हिरोशिमा में हुए परमाणु बम से जो तबाही हुई थी उन सब से परिचित हैं कि ये इनसे हम ऊर्जा तो बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये कितना नुकसानदायक है मानव जीवन के लिए हमें ये पता है, लेकिन तभी भी हम इसका ऊर्जा बनाने में प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व की लगभग 17% ऊर्जा इसी पे डिपेंड करती है। तो देखो, नाभिकीय प्रदूषण जो होती है वो उच्च कणों वाले रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जन करती है जिससे हवा, पानी, भूमि ये सब क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आज रेडियोधर्मी कचरा जो है वो नाभिकीय प्रक्रियाओं से इनके विखंडनों से पैदा होता है और लगभग रेडियोधर्मी कणों का लगभग 15 से 20% हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है जिससे हमारा वायुमंडल पूरी तरह से दूषित हो जाता है। नाभिकीय विखंडन में परमाणु का नाभिकीय तोड़कर उसको पैदा होने वाली ऊर्जा से हम इसको यूज़ में लाते हैं। ये बताया गया कि कैसे नाभिकीय यानी जो परमाणु होता है उससे हम ऊर्जा कैसे बनाते हैं। इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है और फिर उससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। इससे हम नाभिकीय ऊर्जा बनाते हैं। परमाणु ऊर्जा का आज बिजली बनाने के लिए एक भरोसेमंद स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार के अनेक गंभीर दुर्घटनाओं भी रेडियोधर्मी अपशिष्टों और सुरक्षा से निपटारे के लिए आज इसको एक चिंता का विषय बना दिया है कि आज हम इससे क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। ये ऊर्जा के रूप में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इस ऊर्जा बनाने के चक्कर में इससे जो कचरा निकलता है वो पूरे पृथ्वी के लिए एक घातक सिद्ध होता है। ये एकदम खतरा माना जाता है क्योंकि रेडियोधर्मी आयोडीन खाद्य श्रृंखला के जरिए मानव में कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, मान के चलो कोई रेडियोधर्मी कचरा था यानी परमाणु का कोई कचरा था, वो मिट्टी में था, मिट्टी से पेड़ में गया, पेड़ से जो फल आया उसको हम खाए और ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से हमारे शरीर में पहुँच गया। या फिर इसको हमने जल में फेंका और जल में इस मछली या कोई अन्य जीवों ने खा लिया और उन जीवों को हमने खा लिया, तो वो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट हमारे शरीर में पहुँच गया। तो ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। इससे क्या होता है, इससे इंसानों में, याद रखना, नोट कर लेना, थायराइड होता है, उसका कैंसर होता है रेडियोधर्मी से। अच्छा, अब बात करते हैं इसके आगे कि शीत युद्ध के दौरान भी ये नाभिकीय खतरा जो था वो कुछ हद तक तो कम हो गया था, लेकिन आज भी हमें यह डर लगता है कि ये जो नाभिकीय हमारे जो परमाणु हैं देशों के पास, वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, किसी आतंकवादी के हाथ में या किसी ऐसे संगठन के हाथ में ना पड़ जाए जो इसका दुरुपयोग कर सके। तो ये भी एक आज के समय में चिंता का विषय बना हुआ है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ या परमाणु जो होता है उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, रेडियोधर्मी के उद्भव से जीवों पर बुरा प्रभाव तो पड़ा है। यह इनका जो विकिरणन होता है या इनसे जो रेडियस निकलते हैं वो इतने तेज़ क्षमता वाले होते हैं कि ये हमारे अंदरूनी भागों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बीटा किरणें निकलती है जो हमारे शरीर के अंदरूनी भाग तक पहुंचती है, जबकि इनकी अल्फ़ा किरणें त्वचा द्वारा रोक लिया जाता है और इससे पृथ्वी की सतह और उसके समावेशित किरणों से पहुँचने से ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। देखो, परमाणु विस्फोट और दुर्घटना से जल, वायु, भूमि सब प्रदूषित होते हैं। या इनमें जो होता है ये कई बार बच्चों की मौत का कारण बनता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब परमाणु हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान के जो शहर थे इन पे जब गिरा तो इनसे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे और लोगों को घातक से घातक बीमारियां हुई थी।
इनके प्रभाव से कैंसर जैसी बीमारी हुई थी, त्वचा के खून की गुणवत्ता खराब हो गई थी, हड्डियां कमज़ोर हो गई थी, बाल झड़ने लग गए थे, खून की कमी होने लग गई थी, तथा यही नहीं, ये मानव के गुणसूत्रों पर यानी डीएनए होता है, जीन्स जो होता है मानव का, उस पर प्रभाव कर रहा था, जिससे आने वाली पीढ़ी यानी जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो विकलांग पैदा हो रहे थे, लूले लंगड़े पैदा हो रहे थे, तथा कई बीमारियों से पहले से पीड़ित पैदा हो रहे थे। यानी इससे ही पता चलता है ये बस हम जिस पीढ़ी के ऊपर ये जाता है गिरता है उसी पे नहीं, ये आने वाली पीढ़ी पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये समस्त प्राणी जगत के लिए ये पूरा खतरनाक है, इसलिए इसको मानव के लिए परमाणु जो है उसको मानव जाति के लिए अभिशाप माना गया है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है रेडियोधर्मिता का जल पर प्रभाव या जल में रहने वाले जीवों प्रभाव। देखो, पीने के पानी के ये जो रेडियोधर्मिता पदार्थ होते हैं यानी जो रेडियस वाले पदार्थ जितने भी होते हैं, परमाणु के जो अपक्षेप होते हैं, उनको जब जल में डाल दिया जाता है तो जल की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, और फिर उसी जल को हम डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट तरीके से हम वो पीते हैं, और वो हमारे शरीर में जाके फिर से वही हमारे शरीर में या तो कैंसर का कारण बनता है या फिर किसी अन्य घातक बीमारी का कारण बनता है। यही नहीं, वो पानी के अंदर जाने से कि पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं जैसे मछली तथा दूसरे जलीय जीव, इससे वो मर जाते हैं या उनको भारी मात्रा में आघात पहुंचता है। इसी कारण कई समुद्र में रहने वाली प्रजातियां स्पीसीज जो हैं वो विलुप्त हो चुकी है और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा असर जल में रहने वाले जीवों पे भी पड़ता है। अब बात करते हैं रेडियोधर्मिता के मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, यह प्रदूषण की उस मिट्टी पर पड़ने वाले प्रभाव में या क्या होता है, देखो पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के ज़रिए ये मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब कर देता है, ज़मीन को बंजर कर देता है, तथा कभी कभी ये मिट्टी में उसके छोटे छोटे कण मिट्टी में रह जाते हैं, जिससे जो पौधे उगते हैं या तो उनके बीज सही से उग नहीं पाते या पौधे सही से विकसित नहीं हो पाता, जिससे पौधे ख़राब हो जाते हैं। मिट्टी यानी ये मिट्टी की गुणवत्ता को तो ख़राब करता है, साथ साथ में पौधों की गुणवत्ता को भी कभी कभी क्या करता है, ख़राब कर देता है। जैसे जैसे ये जब मानव उस पौधों को खाता है तो ये उसी के ज़रिए मानव के शरीर में भी चला जाता है। तो इसके कई बुरे प्रभाव हैं। परमाणु हथियारों से उत्सर्जित यानी परमाणु हथियारों से उत्पन्न होने वाले जितने भी रेडियोधर्मिता हैं यानी रेडियोधर्मी प्रभाव वो हैं कण हैं, वो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक या घातक माने जाते हैं, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं वो वातावरण में कई सालों तक कभी कभी 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल तक मौजूद रहते हैं, जिसके कारण ये एक पीढ़ी से दो पीढ़ी से लेकर कई पीढ़ियों तक स्थानांतरित होते जाते हैं, और इसका प्रभाव हमें एक पीढ़ी या उसी समय नहीं, लंबे समय तक इसका प्रभाव हमें वातावरण में देखने को मिलते रहता है। इसलिए ये रेडियोधर्मिता का मिट्टी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसका प्रभाव हमें एक पीढ़ी से लेकर कई पीढ़ियों तक देखने को मिलता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियोधर्मिता का वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, मैंने जब बताया था कि ये जब इसको विस्फोट किया जाता है तो इसके जो अल्फ़ा कण होते हैं वो वायुमंडल में विखरित हो जाते हैं, यानी वायुमंडल में पूरी तरह से फैल जाते हैं, जिससे हवा गंदगी पूरी की पूरी हवा गंदी हो जाती है, और जब हम उसी हवा में सांस लेते हैं तो ये उसके ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे बम से हम कर सकते हैं, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोग मारे गए थे। इस तबाही को आज भी इतिहास में सबसे खतरनाक तबाही माना जाता है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया था, कई लोग झुलस गए थे, जीवन पर्याप्त पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, और कई लोगों को अत्यंत दुखदायी पीड़ा झेलनी पड़ी थी। इसलिए न्यूक्लियर को इतना खतरनाक माना जाता है। अब हमारा आखिरी टॉपिक आता है कि परमाणु कचरे से और इसको कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं तथा इसके बचाव के तरीके। देखो, परमाणु जो आज नियंत्रण करने की बात की जाए तो हमें आज ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए। हमें ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और हमें इसके अगले या वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए। हमें सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन पर काम करना चाहिए, क्योंकि इन ऊर्जा पे इससे कोई ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की, तो ये ऊर्जा तो हमें देता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इससे पर्यावरण आज जितना इससे हम ऊर्जा का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा आज पर्यावरण इससे प्रभावित हो रहा है, नष्ट होते जा रहा है। इसलिए हमें इसके इस्तेमाल को समाप्त कर देना चाहिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अपने जीवन में
नवीकरणीय संसाधन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा सके और अपने पर्यावरण को दोबारा जागृत कर सके। तो देखो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें।